जय हिंद दोस्तों, यूपी सिंधी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे यशपाल की क्या दृष्टि रही है। ठीक है, मैंने वो जो व्याख्या वाला पोर्शन है वो आपसे डिस्कशन कर लिया था। मैंने बेसिकली क्वेश्चन भी आपसे डिस्कशन कर लिए थे और आपको ये भी आइडिया दे दिया था कि जो क्वेश्चन है भाई आपको क्या क्या स्टेटमेंट याद रखना है। तो मैंने कहा कि पहला जो प्राकथन है जो दिव्या का, ठीक है, जो प्राकथन है वो ये सारे आंसर आपको दे देगा। सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो प्राकथन है दिव्या का। उसमें आपके जितने एग्जाम्पल आपको याद कर सकते हो आप कर लो। ठीक है, जितने एग्जाम्पल आपको याद हो सकते हैं आपको उसको कर लेने चाहिए, उस वाले में से, खासतौर पे प्राकथन में से। तो ये कह रहा विशेष रचना दृष्टि रही है। ठीक है, विशेष रचना दृष्टि रही है, दिव्या के आधार पर इस रचना दृष्टि की आलोचना कीजिए। तो विशेष रचना दृष्टि सामान्यतः मार्क्सवादी है, इनकी ध्यान रखिए, मार्क्सवादी रचना दृष्टि है, मार्क्सिस्ट है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह है मनुष्य। पहली बात, अगर इतिहास देखें तो डायरेक्ट कहते हैं कि यह इतिहास नहीं ऐतिहासिक। कुछ कीवर्ड्स पहले याद रख लिए, कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है। ठीक है, यथार्थ को रंग देने का प्रयास किया गया, यानी कैनवास पे यथार्थ के रंगों को भरने का प्रयास किया गया कैनवास पे। ठीक है, मतलब बेसिकली इनको समस्याएं दर्शानी थी स्त्रियों की, इनको समस्याएं दर्शानी थी दासों की, इनको समस्याएं दर्शानी थी जाति वाली, जाति प्रथा, जिसको क्या बोलता है, जन्म का अपराध। यदि यह अपराध है तो इसका मार्जन कैसे संभव है। ठीक है, तो इनको ये समस्याएं दर्शानी थी, ये दृष्टि ये रही है। पहली बात तो इनको क्यों समस्याएं दर्शानी थी, क्यों समस्याएं दर्शानी थी, क्योंकि ये खुद कहते हैं इतिहास विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु। एक बार अगर आपका प्राकथन क्लियर हो गया ना तो ये सब क्वेश्चन तो आप यूं चुटकियों में उड़ा देंगे, एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, तो बस समझिए, तो ये क्या कह रहा है, इतिहास विश्वास नहीं विश्लेषण की की वस्तु है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ये हो गया, तो इनको ये समस्याएं दिखानी थी क्योंकि ये मानते हैं। फिर दूसरा इन्हें क्या बताना था, इन्हें ये भी बताना था, ठीक है, नहीं बताना था कि मनुष्य भोक्ता नहीं करता है, वह क्या है, सामाजिक स्थितियों का डॉट 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 सामाजिक स्थितियों का सृष्टा है। ये बात समझिएगा, तो ये बात कह रहा है। ठीक है, मनुष्य भोक्ता नहीं करता, वह सामाजिक स्थितियों का सृष्टा है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो उन्हें ये बात बतानी थी और यही बात बताने के लिए वो क्या करते हैं, अंततः मॉरिश और दिव्या को एक साथ कर देते हैं और दिव्या अंततः स्वतंत्रता चुन लेती है। अंततः उस क्या करती है, स्वतंत्रता चुनती है। बहुत सारी परिस्थितियों में जाती है, आप बताइएगा कि बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत सारी परिस्थितियों से दास भी बनना पड़ा। इवन ऐसा भी समय आया जहाँ पे वही मैंने आपको दिखाया था ना कि वह अपने स्तन के दूध का चोरी करने लगी। ठीक है, अपने स्तन के दूध का चोरी तक करने लगती है, लेकिन अंततः वह क्या बनती है, भाग्य का विधाता बनते हुए, अपने भाग्य का विधाता बनते हुए क्या करती है, ये करती है। और यही रचना दृष्टि है, इसी विशेष प्रकार की रचना दृष्टि है जो कि क्या करती है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित उपन्यास होने के बावजूद क्या करती है, यशपाल के इस उपन्यास को क्या करती है, देश काल की सीमाओं से मुक्त कर देती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर चाहे ना आप अब बातें यहां पर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि, है ना, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ, तो इंट्रोडक्शन तो यही आपको लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐसा है कि हर रचनाकार किसी विशिष्ट उद्देश्य से ऐतिहासिक कथा वस्तु का चयन करता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ ठीक है, ठीक है, जहाँ पे कुछ रचनाकार उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, वहीं कुछ रोमानी दृष्टिकोण से। बेसिकली आप देखोगे जयशंकर प्रसाद भी क्या करते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं। राम कुमार वर्मा भी लिख रहे हैं, हालांकि ये तो है ना, ये नाटक लिख रहे हैं। ठीक है ना,
तो जयशंकर प्रसाद भी क्या कर रहे हैं अपने नाटकों में, आप इस बात को चाहे तो एकदम आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उपन्यास नाटक नाटक बता दीजिए कि जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में, ठीक है, ऐतिहासिक वातावरण का उपयोग कर रहे हैं। किस लिए उपयोग कर रहे हैं? वो अपनी प्रसादांतता दर्शाने के लिए। मतलब ये बात समझिएगा, बेसिकली मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए मत, छोड़ दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रसादांतता दर्शाने के लिए कि वह क्या कर रहे हैं, शैवानंद वाद उनका लक्ष्य है, इसको दर्शाना उनका लक्ष्य है अंततः, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन में चेतना भरना है, ये उनका लक्ष्य है। लेकिन यशपाल का इतिहास को देखने और समझने का नजरिया, ठीक है, थोड़ा अलग है, ठीक है, यशपाल को अलग है, ठीक है। तो आप कहेंगे यशपाल सामान्यतः मार्क्सवाद से प्रभावित लेखक हैं और इस वजह से इनका इतिहास को देखने और समझने का, ठीक है, देखने और समझने का आप कह सकते हो अलग है। और वे कहते भी हैं कि, है ना, ये हो गया। अच्छा, आप ये एक तो इंट्रोडक्शन ये हो गया, मतलब एक इंट्रोडक्शन इस प्रकार का हो गया कि हर रचनाकार किसी विशिष्ट उद्देश्य से ऐतिहासिक कथा वस्तु का चयन करता है, कुछ इतिहास को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, कुछ रोमानी दृष्टिकोण से देखता है। आप ये बता दोगे, या आप कहोगे, आप ये भी कह सकते हो ये भी कह सकते हो दिव्या, ऐसे सीधे लिख सकते हो, उपन्यास के प्राकथन में यशपाल स्वयं कहते हैं कि दिव्या उपन्यास नहीं, इतिहास नहीं, ठीक है, इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। अतः उन्होंने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि इतिहास को देखने की उनकी विशेष रचना दृष्टि रही है। और वे कहते भी हैं कि इतिहास विश्वास नहीं, विश्लेषण की वस्तु है, और यही पूरे उपन्यास में नजर आता है, ठीक है, पूरे नजर आता है। तो आप कहेंगे विश्लेषण करते हुए क्या करते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि इसमें विश्लेषण करते हुए क्या करते हैं, समस्याओं को उठाते हैं सबसे पहले। तो पहले आपने समस्याएं बता दी, दास प्रथा, ये वो सारी समस्याएं बता दी, आपने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कि वो जन्म के अपराध से, पृथुसेन क्या है, जन्म के अपराध से व्यथित है, ठीक है, और प्रतियोगिता में जीतने के बाद भी उसे दिव्या की शिविका नहीं उठाने दी जाती है, शिविका नहीं उठाने दी जाती है, ठीक है। वो कहता है भी जन्म का अपराध, ये लिखिएगा, जन्म का अपराध ऐसे लिखिएगा, से युक्त है, से ग्रसित है, पृथुसेन, ठीक है, जन्म के अपराध से ग्रसित है। इसी प्रकार से स्त्रियों की समस्या, दासियों की समस्या और न्याय व्यवस्था की समस्या का विश्लेषण करने के लिए वे क्या करते हैं, इसको ऐतिहासिक आवरण प्रदान करते हैं, ऐतिहासिक आवरण प्रदान, पूरा न्याय व्यवस्था सब समस्या बता दो कि न्याय क्या है, व्यवस्थापकों के अधीन है। जो धर्मस्थ देव शर्मा, वो भी क्या कहता है, इतने साल, इतने वर्षों तक न्याय देने के, मतलब कुछ कहता है ना, या इतने वर्षों तक डॉट 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 लिख दीजिए, जब नहीं याद है तो ऐसे लिख दीजिए, इतने वर्षों तक ऐसे लिख दीजिए, डॉट 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 न्याय व्यवस्थापक के अधीन है, बस। नहीं याद आता तो ऐसे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। तो ये बात समझ में आई, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो आपने पूरा विश्लेषण पर दृष्टिकोण दिखा दिया, दास की समस्या, ये समस्या है ना, हमने बता दिया कि दासियों का क्या काम होता था, प्रत्येक 18, न केवल अन्य कार्य करना बल्कि प्रत्येक 18 महीने पर बच्चों को जन्म देना, ठीक है, जिसे बेच दिया जाता था बाजार में, ठीक है, ये भी आपको पता है। दिव्या भी जब ब्राह्मणी के यहाँ काम करती है तो उसे आप बताइए कि दिव्या भी जब दास बनती है तो उसे भी क्या करना है। तो आप बताइए कि दिव्या के पात्र के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों की विभिन्न समस्याओं को दिखाया, साथ में ही उसका क्या है, वह अंशुमाला, मतलब एक तरह से वैश्या से लेकर, ठीक है ना, हर दास से लेकर हर चीज, मतलब हर विकट परिस्थिति में पड़ती जाती है और सभी समस्याओं का विश्लेषण करते गए, सभी समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। फिर आप लास्ट में बताइए एक महत्वपूर्ण पक्ष है इनकी ऐतिहासिक रचना दृष्टि का,
मानववादी दृष्टिकोण, जिसमें उनका स्पष्ट रूप से मानना है मनुष्य भोक्ता नहीं करता है, डॉट डॉट डॉट, वह सामाजिक नियति का सृष्टा है। ये बात बताएंगे, ठीक है। दिव्या दिव्या के कई चरित्र इस कथन की पुष्टि करते हैं और दिव्या अंततः विभिन्न समस्याओं से होती हुई अंततः स्वतंत्रता चुनती है, ठीक है। वह कुलवधू होने का आग्रह भी ठुकरा देती है, ठीक है, कुलवधू होने का आग्रह भी ठुकरा देती है और अंततः मॉरिस के साथ जीवन यापन इस दृष्टिकोण के आधार पर करती है कि स्त्री एवं पुरुष, ये लिखिएगा, स्त्री एवं पुरुष प्रकृति में अन्योन्याश्रय हैं, ये लिखिएगा, इस दृष्टिकोण के आधार पर करती है, ठीक है। राइट, यह दृष्टि का ही परिणाम है कि वह देश काल की सीमाओं से मुक्त होगी। तो ये बात आप करके कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपका बहुत बढ़िया से आंसर तैयार हो जाएगा पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, बढ़िया से। देखो जो प्राकथन है ना, प्राकथन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस क्वेश्चन को केवल समझा देता हूँ बहुत शॉर्ट में। ऐतिहासिक ने ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, तो आपने इंट्रोडक्शन बताया ही, ये आप लिख ही दोगे कि इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। अब देखो शुरुआत में ना ऐसे प्रश्न में, जब दिव्य इतिहास नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा ऐसे अगर पूछ रहा है, तो आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि इतिहास के कौन से तत्व इसमें हैं, इतिहास के कौन से तत्व हैं, ठीक है। तो आप देखोगे पुष्यमित्र है इसमें, पुष्यमित्र का वर्णन है, मिलिंद का वर्णन है, पतंजलि बौद्धकालीन इतिहास का वर्णन है, ठीक है। सागल और मथुरा दो प्रमुख नगर हैं बौद्ध युगीन, दो बहुत फेमस बौद्ध युगीन नगर हैं जिसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। मथुरा कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, सागल और मथुरा, और दास प्रथा का प्रचलन भी उस समय था। तो ये सब इतिहास सम्मत तथ्य इन्होंने दिया है। तो जब ऐसा प्रश्न है तो आप ये बताओगे कि इतिहास सम्मत तथ्य दिया, लेकिन मूलतः इतिहास के कैनवास में आप ये बताएंगे, इतिहास के कैनवास में यथार्थ के रंग, याद है ना वो, दिखाता हूं, देखो देखो उस समय के चित्र में ऐतिहासिक काल के प्रति लेखक का मोह है बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस लेखक का मोह है। और वो क्या करता है, लेखक ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ रंग देने का प्रयास किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा भी था याद रखने को, काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ रंग देने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये प्राकथन अपने सामने इसको रख लीजिएगा, प्राकथन के स्टेटमेंट याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इनके स्टेटमेंट्स कुछ कुछ याद रखिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बस इन्होंने क्या किया है, तो ऐतिहासिक परिवेश बनाया है, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, इतिहास ये मानते हैं। क्यों अब ऐसा किया, तो आप ये अब समझिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो पहले आप बता दोगे, देखो, तो पहले आप बता दोगे कि दिव्या में ऐतिहासिक चीजें क्या क्या हैं, ऐतिहासिक चीजें क्या हैं, ठीक है, आप ये बात बता देंगे। फिर आप बताएंगे यथार्थ को रंग देने का प्रयास किया है। फिर आप बताएंगे ऐसा क्यों किया है, तो ऐसा इस वजह से किया क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है इतिहास विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु है, ठीक है, ये बात बताएंगे। और फिर पुराना जो पिछला आंसर उन्होंने लिखा था डायरेक्ट वही लिख देंगे कि विश्लेषण किस किस चीज का इन्होंने किया, ये सब किया है ना। और उनको अपना दृष्टिकोण भी, अपना मानववादी दृष्टिकोण भी इस कथा के माध्यम से दर्शाना था, जो कि क्या है, जो कि स्पष्ट कहता है मनुष्य भोंकता नहीं काटता है, ठीक है। ये बात बता के फिर कंक्लूजन लिख देना, और इस वजह से यह, ठीक है, अत्यधिक प्रभावशाली बन गया। तो ये लिखना है इतिहास तथ्यों से ज्यादा वातावरण के रूप में मौजूद है, बस वातावरण है ऐतिहासिक। बौद्धकालीन शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, तो और बढ़िया एकदम, मतलब और प्रभावी हो गया वो परिवेश, पूरा बौद्धकालीन एकदम तत्समी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, स्थविर चिवुक, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका आंसर बहुत ढंग से हो जाएगा। फिर ये पूछा है दिव्या उपन्यास में इतिहास किस रूप में उपस्थित है, अब तो आप उड़ा ही दोगे, किस रूप में उपस्थित है, विश्वास नहीं विश्लेषण के रूप में। और ध्यान रखना है ऐतिहासिक वातावरण में यथार्थ को रंग देने का प्रयास किया गया, वही कीवर्ड बार बार याद दिला रहा हूं, बार बार वही कीवर्ड दिला रहा हूं, ठीक। अब ये है, इसको देखते हैं।
फिर क्या दिव्या उपन्यास में यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा को प्रक्षेपित करने में सफल हुए हैं? अब देखो ऐसा है, तो पहली बात तो ऐसे प्रश्न मानना है सफल हुए हैं, सफल हुए हैं, लेकिन जैसे यशपाल की बहुत सारी रचनाएं हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, क्योंकि यशपाल अभी आपके उसमें भी आएंगे, जो पेपर 1 वाला जो गद्य सेक्शन है वहां पे भी यशपाल है, तो यशपाल की 1-2 रचनाओं का आइडिया होना चाहिए। जैसे पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। ये जो प्रमुख रचनाएं, ये क्या है बेसिकली, इसमें सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप में मार्क्सवाद का प्रमोशन है, डायरेक्ट प्रक्षेपण है, प्रत्यक्ष। लेकिन दिव्या उपन्यास में डायरेक्ट मार्क्सवाद का प्रक्षेपण नहीं है। क्यों, इस बात पे भी थोड़ा सोचिए। डायरेक्ट पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ लेंगे ना, तो फिर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन यही लिखना है। पहले थोड़ा प्रश्न समझ लीजिए। डायरेक्ट मार्क्सवाद का प्रक्षेपण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखना चाह रहे हैं। पहली बात, पहला सबसे बड़ा कारण है ऐतिहासिक उपन्यास लिखना चाह रहे हैं। भाई बौद्ध काल में मार्क्सवाद थोड़ा ना आया था। पहली बात ये, बौद्ध काल में मार्क्सवाद अपने आप में क्या होता, एकदम अजीब स्थिति उत्पन्न कर देता अगर ये आता तो, ठीक है, एकदम अजीब। दूसरी बात, मार्क्सवाद मूल्य के रूप में, ठीक है, सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत हुआ है, ठीक है, प्रस्तुत हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ है, सूक्ष्म रूप में। कैसे? तो अब वही सारी बातें कि समस्याओं को, क्योंकि मार्क्स मानता है कि समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। मार्क्सवाद की धारणा के अनुसार क्या है, समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। तो जाति की समस्या है ना भाई, फिर जन्म का अपराध, फिर वही सब लिखना है, जन्म का अपराध, यदि अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है, ठीक है, विद्या की शक्ति, पता नहीं क्या क्या, है ना, ये समझ में आ रहा है। जाति की समस्या, दास प्रथा की समस्या, स्त्रियों में असमानता की समस्या, स्त्रियों की असमानता या वर्गगत असमानता की समस्या। और तीसरी बात, जो चौथी बात है, वह है धर्म। मार्क्स क्या मानता है? धर्म को अफीम मानता है, ना, ये बात प्रॉपर लिखना है। लेकिन यहां पर क्या है, धार्मिक आधार, या फिर आप कह सकते हो मार्क्सवाद के अनुसार धर्म क्या करता है, शोषण को आधार प्रदान करता है, ठीक है, शोषण को एक बेस प्रदान करता है धर्म। और यहां पर दिखता है कि चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे वह समाज में विभिन्न लोगों की स्तर की बात हो, क्या कर रहा है धर्म क्या कर रहा है, एक शोषण का आधार तैयार कर रहा है। और इसमें क्या भाई, धर्मस्थ देव शर्मा वाला एग्जांपल देना है यहाँ पर, धर्मस्थ देव शर्मा की इतने वर्षों तक ... न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। धर्मस्थ देव शर्मा मानते हैं कि भैया न्याय जो करने वाला वही है, उसी के अधीन है, ठीक है, तो बात पता नहीं है। और फिर अंततः आपको ये भी दिखाना है कि मार्क्सवाद मूलतः मानववादी दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद क्या है, ठीक है, परलोक के बजाय इहलोक की बात करता है। तो वही कहता है मृत्यु अस्तित्व का अंत, याद आ रहा है, मृत्यु अस्तित्व का अंत, है ना, ये भी है। और दूसरी बात ये है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, अंततः मनुष्य भोगता नहीं काटता है के रूप में उपस्थित होता है। बेसिकली करता है, एक कारता है, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बार बार इसलिए दिला रहा हूं इस तरह से। तो मनुष्य भोगता नहीं करता है के रूप में स्वयं, है ना, जो मार्क्सवादी क्रांति है, ठीक है, मार्क्सवादी क्रांति के रूप में न दिखकर मनुष्य की स्वतंत्रता के रूप में दिखती है, और अंततः दिव्या क्या करती है, प्रकृति और पुरुष और स्त्री अन्योन्याश्रय हैं के आधार पर मॉरिस के साथ अपना जीवन यापन चयन करती है। तो ये बात ध्यान में रखना है, आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली प्रश्न की डिमांड है, ये प्रश्न की यह समझ है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये देख लेते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में वही बात जो आपको बतानी है, जो मैंने समझाई अभी, कि बेसिकली क्या है, मार्क्सवादी हैं, प्रतिबद्ध मार्क्सवादी रचनाकार है, ठीक है, प्रतिबद्ध आप कह सकते हो मार्क्सवादी रचनाकार है, किंतु दिव्या में स्थूल प्रस्तुति नहीं है, ठीक है, ये बात समझिएगा। दिव्या में क्या है, स्थूल प्रस्तुति नहीं है मार्क्सवाद की,
सूक्ष्म प्रस्तुति है। क्यों? तो सबसे पहला कारण यही है कि उपन्यास का कथानक बौद्ध काल से संबंधित है, जिसमें डायरेक्ट या प्रत्यक्ष मार्क्सवाद का प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मूल्यों का प्रक्षेपण सूक्ष्म स्तर पर रचना में हुआ है ना, और कई स्तरों पर दिखता है। ठीक है, तो आप ये बात समझिएगा। इंट्रोडक्शन आप चाहें तो अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप चाहें तो और अलग तरीके से लिख सकते हैं, जो हमने अभी तक सीखा उसी से आप लिख सकते हैं। दिव्या के प्राकथन में यशपाल का स्पष्ट रूप से मानना है कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक परिकल्पना मात्र है। ठीक है ना, चूंकि ऐतिहासिक वातावरण है ना, ये बताते हैं, क्योंकि यशपाल प्रतिबद्ध मार्क्सवादी रचनाकार हैं, परंतु ऐतिहासिक वातावरण रचने के कारण मार्क्सवाद की प्रस्तुति स्थूल एवं प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती है, की जा सकती थी या है, जो भी या की जा सकती। अतः उन्होंने मार्क्सवाद के मूल्यों का प्रक्षेपण, ठीक है, मार्क्सवाद के मूल्य का प्रक्षेपण इतिहास को विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु मानने के लिए विभिन्न स्तरों पर किया है, जो कि रचना में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार का भी इंट्रोडक्शन किया हमने। 2 कीवर्ड्स यूज कर लिए, इतिहास नहीं ऐतिहासिक परिकल्पना है, और इतिहास विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु है। ये एकदम कीवर्ड्स ध्यान होना चाहिए। ये तो आपके आंसर में दिखेगा ही दिखेगा कहीं ना कहीं, मतलब आना ही चाहिए, सीधी बात है, आना ही चाहिए। ठीक है, आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर कट। अब वही बात है ना, अब एक एक करके आप दिखा दो कि क्या है। भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है, भौतिकवादी दर्शन है तो परलोक में विश्वास नहीं करता है, इहलोक में विश्वास करता है। और पृथुसेन युद्ध में जाते समय खुद कहता है, नायक पृथुसेन खुद कहता है, ठीक है, पृथुसेन ऐसे होगा ना, जो भी होगा स्पेलिंग देख लेना। पृथुसेन खुद कहता है कि वो अस्तित्व है ना, मृत्यु का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति, ऐसा कुछ कहता है ना, वही बात आ गया। दूसरी बात है, जो मॉरिश है, ये भी एक तरह का नायक ही है इसमें, अंततः नायक तो यही बन के उभरता है। तो लोकायत दर्शन का प्रतिनिधि है मॉरिश, चार्वाक दर्शन का प्रतिनिधि है मॉरिश, जो कि अपने भौतिकवादी विश्वास व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो कि भौतिकवादी विश्वास स्पष्ट करता है। फिर क्या है, समता मूलक दर्शन है। मार्क्सवाद क्या है, समता मूलक, हर प्रकार की विषमता का विरोध करता है। तो आपको विषमता दासियों की, ठीक है, दासियों की है ना, और मार्क्स का ही मानना है कि सबसे अमानवीय स्थिति जो है दास प्रथा वाली है। तो मार्क्स का खुद मानना है। तो आप बताएंगे दास, ठीक है, तो आप बताएंगे कि दासियों की समस्या को भी या व्यथा को भी मार्क्स ने क्या किया है, स्पष्ट रूप में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो बहुत ही आप कह सकते हो जटिल रूप में दिखाया। और आप बताओगे इसमें प्रॉपर कि अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे, इस तरह से नहीं लिखोगे। यह व्यवस्था सर्वानिक अमान्य थी कि शोषित वर्ग के शरीर और संतानों का भी अधिकार नहीं था। रचना प्रसंगों में दास दासियों की स्थिति का मर्वेदी वर्णन, या ऐसे नहीं लिखोगे आप लिखोगे दासियों की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, दास दासियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तथा न केवल अपनी संतानों पर अधिकार नहीं था, बल्कि नहीं, आप ये बताओगे कि प्रत्येक 18 महीने में उन्हें मजबूर किया जाता था कि वह संतानों को जन्म दें, जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। ठीक है, बाजार में बेचा जा सके। इसके अलावा दिव्या को अपने स्तन के दूध की चोरी करनी पड़ी, ठीक है, अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, तो आप ये बात समझिएगा, तो स्तन के दूध की चोरी करनी पड़ी। तो ये वाला जो प्रसंग है उसको आप इस तरह से लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो मर्मवेदी वर्णन है समतामूलक दर्शन। फिर आप बताएंगे जातिगत विषमता, और पृथुसेन सर्वाधिक योग्य व्यक्ति है, किंतु वह जन्म का अपराध, और ऐसे लगा के जन्म का अपराध से ग्रसित है, अर्थात अवर्ण होने से या अवर्ण होना उसकी सभी योग्यताओं पर भारी पड़ता है। इस बात को आप बताएंगे। ठीक है, अवर्ण होना उसकी सभी योग्यताओं पर भारी पड़ता है। ठीक है,
ये बताना। फिर मैंने आपको बताया कि राज्य और धर्म क्या है, शोषक वर्ग द्वारा निर्मित उपकरण मात्र है। तो आप ये बताएंगे मार्क्सवाद की धारणा के अनुसार राज्य एवं धर्म शोषक वर्ग द्वारा निर्मित उपकरण मात्र है। एक प्रसंग में प्रोटेस्टेंट स्वयं कहता है कि यह कुलीन, कहता है ना, द्विज कुल द्वारा अपने शोषण को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गई शस्त्र है। ठीक है, वो भी कहता है। और धर्मस्थ और न्याय की धारणा, आप यहाँ बताएंगे न्याय की धारणा शक्तिशाली वर्ग के दृष्टिकोण से तय होती है। धर्मस्थ देव शर्मा स्वयं कहते हैं इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देने से मैं यही समझ पाया कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। ये याद रख लो, इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, फिर आ गया मानववादी दर्शन है। ठीक है, मानववादी दर्शन ये मैंने आपसे बता ही दिया। ठीक है, मानववादी दर्शन क्या है, मनुष्य, फिर आप वही लिख देंगे जो पिछले आंसर में लिख रहे थे हम लोग, मनुष्य भोंकता नहीं काटता है। ठीक है, तो यही है, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था का अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल ही देता है। ठीक है, स्वयं बदल ही देता है। इस बात को आप बताएंगे और कहेंगे जिस वर्ण व्यवस्था, कुल व्यवस्था और विवाह व्यवस्था के सम्मुख दिव्या विवस्था अनुभव करती है, अंततः उसी को बदल भी देती है और प्रकृति और पुरुष, सॉरी, स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय, ये वाला भी लिख देना है आपको। ठीक है, ये करती है ना। फिर आप डायरेक्ट अब यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, लेकिन संपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है, ठीक है, संपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मार्क्सवाद मूल्यों से वंचित नहीं है रचना। ठीक है, मार्क्सवादी मूल्यों से वंचित नहीं है ना। और ठीक है, मार्क्सवादी मूल्यों से वंचित नहीं है, बशर्ते यशपाल के अन्य उपन्यासों जैसे दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड में मार्क्सवादी प्रक्षेपण प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जबकि दिव्या में मूल्यों के सूक्ष्म स्तर पर। और यही कारण है कि मार्क्सवादी प्रभाव के बावजूद उपन्यास आस्वादन सहज बनी रहती है और उस पर विचारधारा थोपी हुई प्रतीत नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर प्रविष्ट हुआ है मार्क्सवाद, तो ऐसा नहीं लगता है कि यार मार्क्सवादी दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा दर्शाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अब नारी संबंधी दृष्टिकोण देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे। अब कह रहा है दिव्या उपन्यास में अभिव्यक्त नारी संबंधी चिंतन पर प्रकाश डालिए। नारी संबंधी चिंतन पर प्रकाश डालिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी कभी भी कोई भी प्रश्न दिव्या का स्टार्ट कीजिए ना, तो वहीं से स्टार्ट कीजिए जो मैं बता रहा हूं कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक परिकल्पना मात्र है। और या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यशपाल के अनुसार इतिहास विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु है। और दिव्या नामक उपन्यास में वे ऐतिहासिक वातावरण का प्रयोग वर्तमान की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए करते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख नारी संबंधी या नारी की स्वतंत्रता स्वाधीनता संबंधी समस्या है, जिस पर विचार करते हुए विभिन्न चरित्रों के माध्यम से अलग अलग चिंतन प्रस्तुत हुए हैं। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे चरित्र हैं, तो नारी संबंधी चिंतन केवल एक नहीं है कि भाई नारी की स्वतंत्रता, अलग अलग समूह है। ठीक है, अलग अलग समूह, जैसे धर्मस्थ देव शर्मा और जो वो अपना कुलबीर की कुलधीर कुछ होता है, अभी देख लेंगे नाम उसका, याद मुझे भी इतना जल्दी नाम याद नहीं रहता, वो तो हम लोग नोट करके समझते रखते ही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, कुल वधू बनाना चाहते हैं। माताल वृक्क क्या करता है, माताल वृक्क और जो प्रेस्थ रहता है सबसे बड़ा श्रेष्ठी, वो क्या कहता है, स्त्री का भोग करो, भोगवादी दृष्टिकोण, स्त्री का भोग करो। और भोगवादी दृष्टिकोण किस में दिखता है, किस विचारधारा में दिखता है, तो आपको सिद्ध साहित्य में, सिद्ध साहित्य में ना एकदम बिल्कुल भोगवादी दृष्टिकोण, तो ये भी आपको दिखता है। और नो डाउट कि समय काल लगभग बौद्धकालीन है, ये सब दृष्टिकोण वहां पे रहे ही होंगे मार्केट में। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य वाला, ठीक है, तो स्त्री को भोग करो, इस दृष्टिकोण की बात। ठीक है, माजाल वृक्क करिए। इस प्रकार देखो मॉरिश क्या करता है, समतावादी दृष्टिकोण, स्त्री एवं पुरुष अन्योन्य आश्रय है, एवं पुरुष अन्योन्य आश्रय। और जो मॉरिश का दृष्टिकोण है ना, यही यशपाल का भी दृष्टिकोण है। तो ध्यान रखिए, अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि नारी संबंधी चिंतन को कौन व्यक्त करता है, तो बिल्कुल मॉरिश व्यक्त करता है, और इसको आप ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे अगर प्रश्न ऐसा आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो गया। तो आप देखोगे, है ना, इसके अलावा ना एक जो पृथ्वी सेन की वाइफ रहती है, बेसिकली आप चाहो तो लिख सकते हो इसमें, चाहो तो मत लिखो, आपकी इच्छा। वो अलग प्रकार का दृष्टिकोण है स्त्री का। जो पृथ्वी सेन की वाइफ रहती है वो खुद भी अलग अलग पुरुषों के साथ भोग करती है। तो ये एक अलग तरह का भी दृष्टिकोण इसमें दिखता है। हालांकि मतलब इस आंसर में ये चीज़ दिया नहीं है, लेकिन आप चाहे तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, बार बार देखता हूँ लेकिन नाम भूल जाता हूँ। उसका नाम एक बार देख लेना, जो भी रहती है वो क्या करती है, पुरुषों का भोग करती है। कहती है कि भाई ठीक है, वो बराबरी, एकदम इक्वलिटी, पुरुष महिला इक्वलिटी की बात करती है। तो कहती है पृथ्वी सेन तुम भी भोग करो, नई नई स्त्रियों का हम भी भोग करेंगे, नए नए पुरुषों का। तो उसका तो अलग ही दिमाग चलता है, ठीक है। तो मातालवृक हो गया, ये भी हो गया, है ना। स्थविर चिवुक, स्थविर चिवुक क्या करता है ये, ठीक है, ये अपना बौद्ध दृष्टिकोण दर्शाता है। मॉरिश क्या करता है, मॉरिश बहुत सारी बातें कहता है। वो दिव्या को समझाता है कि देखो वैश्या बनना, ठीक है, या वैश्यावृत्ति क्या है, तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम स्वतंत्र होकर वैश्यावृत्ति करो, नहीं, ये तो बल्कि तुम्हारे जो कला है, तुम्हारे पास जो बाकी सारी चीजें हैं, उस पर क्या है, उस पर गुलामी तुमसे लिखवाई गई है। और एक तरह से तुम ये समझ लो कि तुम अपने शरीर पर भी तुम्हारा हक नहीं है। ये बात मॉरिश उसको समझाता है, ठीक है, ये बात उसको समझाता है मॉरिश कि नहीं, अंशुमाला, जब वो अंशुमाला बनती है, आप अंशुमाला ही लिखिएगा उस समय, अंशुमाला के रूप में दिव्या से चर्चा करते समय भी समझाता है कि देखो वेश्यावृत्ति पे तो शरीर पे भी अधिकार नहीं रहता है। तो मॉरिश का व्यापक दृष्टिकोण है, इसको आपको व्यक्त करना पड़ेगा। तो आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे, ठीक है तो पहला दृष्टिकोण में पहले डायरेक्ट यहां पे दिखा दे रहा हूं। एक दृष्टिकोण है प्रेस्थ, ठीक है, प्रेस्थ और मातालवृक, जो कि सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। तो मातालवृक, यहाँ पे एग्जांपल देना है, मातालवृक कहता है क्या है तुम्हारे अहंकार का मूल्य, तुम्हारे अहंकार का मूल्य, तुम्हारे कहता है, तेरे कहता है, देख लेना, अहंकार का मूल्य सर तेरे कहता है, अहंकार का मूल्य ये कहता है ना, तुम्हें भोग, तुम्हें कुल, है ना, कुछ है ना, वालों से भोगना स्वीकार है, कुछ ऐसे ऐसे कहता है ना, समथिंग जो भी कहता है। इतना ही लिख देना, जितना याद है उतना लिखना, सब लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण है बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण यही है कि स्थविर चिवुक क्या करते हैं कि नहीं भाई, हम आपको शरण नहीं दे सकते, माफी, यथास्थितिवादी मानसिकता, यथास्थितिवादी मानसिकता, नारी को त्याज्य मानते हैं। आप इस बात को बताइए कि दूसरा दृष्टिकोण नारी को त्याज्य मानते हैं कि नहीं भाई, आप बौद्ध संघ में नहीं शामिल हो सकती, ठीक है, ये भी हो गया यथावस्थी मानसिकता। तीसरा है रुद्रधीर, रुद्रधीर का दृष्टिकोण, जो वर्णाश्रम धर्म, वो कहता है कि नारी की भूमिका वंश बढ़ाने तक सीमित है, वंश बढ़ाने तक सीमित है। और कहता है कि आप कुल वधु बन जाइए, कुल वधु बन जाइए, आपका सम्मान होगा, है ना, आपको सम्मान के दृष्टिकोण से। तो नारी सम्मान के दृष्टिकोण से वो ऐसा दृष्टिकोण है कि नारी सम्मान के दृष्टिकोण से न केवल वर्ण विभेद को प्रश्रय देती है, बल्कि लिंग भेद को भी, ठीक है। फिर दिव्या के माध्यम से नारी स्वतंत्रता का दृष्टिकोण है, ठीक है, नारी स्वतंत्रता से दृष्टिकोण है। और अंततः जो खुद का उसका दृष्टिकोण है, ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हो जो यशपाल का खुद का दृष्टिकोण है, वह मॉरिश के माध्यम से व्यक्त हुआ है। मैंने बात आपको पहले ही बता दी कि मॉरिश के माध्यम से व्यक्त हुआ है, ठीक है। कोई भी आध्यात्मिकता नहीं है इस दृष्टिकोण में, भौतिकवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। वो सीधे कहता है कि नारी का उद्देश्य, ये ध्यान रखिएगा, नारी का उद्देश्य निर्वाण न होकर सृष्टि की प्रक्रिया में दायित्व बनाना है, निभाना है, जो दायित्व उसे स्वयं प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति ने दायित्व दिया है कि भैया कोई निर्वाण प्राप्त करना नहीं है, सृष्टि करना है और सृष्टि में अपना दायित्व निभाना है। और ये दायित्व निभाने के लिए महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं पर जिम्मेदारी है। तो स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय है, ठीक है। नारी को त्याज्य मानना प्रकृति के नियमों की उपेक्षा है, ठीक है। प्रकृति ने सृष्टि की निरंतरता के विचार से नारी को आकर्षण दिया ताकि पुरुष आकर्षित होकर सृष्टि की प्रक्रिया में योगदान दे। जब दिव्या अंशुमाला के रूप में वेश्या बनने का निर्णय कर लेती है, तो ये खुद ही कहता था कि वेश्या होना स्वतंत्रता नहीं, भयानक परतंत्रता। मैंने आपको सब बातें बता दी हैं, अब बेसिकली बस समझा रहा हूं। अकेला व्यक्ति है मॉरिश, जो कि नारी के पराधीनता के मूल कारण की पहचान करता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि नारी की पराधीनता नारी व पुरुष के जैविक अंतरों के कारण है,
इस वजह से प्रकृति ने नारी को पराधीन बनाया। तो साधारणतः जो वर्णवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, वो यही मानती है कि प्रकृति ने नारी को पराधीन बनाया। मॉरिस कहता है नहीं नहीं, ये प्राकृतिक नहीं सामाजिक समस्या है। ठीक है, तो मौर्य की बात समझता है, वो पड़ताल करता है, पूरे जांच करता है, कहता है नारी प्रकृति के विधान से नहीं समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय। मैंने ये बात आपको बताई कि स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय। ठीक है, कीवर्ड जो एक दो कीवर्ड बेसिकली पूरा थोड़ा ना सबको लाइन से याद रखता है। तो नारी प्रकृति के विधान से नहीं समाज के विधान से भोग्य है ना। क्या बताता है मॉरिस के माध्यम से यशपाल? नारी एक सहज व्यक्ति के रूप में अस्तित्व चाहती है, बस, कि जिसके अधिकार और दायित्व, मतलब अधिकार भी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, दोनों राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पुरुष साथी के समकक्ष हो, ये बात चाहते हैं। ठीक है, ये बात चाहते हैं, बस समतामूलक समरसतामूलक संबंध चाहते हैं। ठीक है, और यही दृष्टिकोण अंतिम पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। ठीक है, तो नारी संबंधी आप देखोगे ये दृष्टिकोण है कि ये दृष्टिकोण है जो कि आप कह सकते हैं यह अत्यंत आधुनिक और वर्तमान के लिए प्रासंगिक दृष्टिकोण भी है कि नारी के अधिकार और दायित्व दोनों पुरुष साथी के समकक्ष हों। जब हम देखते हैं, अब इस बात को ऐसे लिखेंगे, जब हम देखते हैं कि वर्तमान में नारी, ठीक है, आर्म फोर्सेस जो भी आप लिख सकते हो, में पुरुषों के साथ कदम ताल मिला के चल रहे हैं, तो हम ये पाते हैं कि यह दृष्टिकोण ही सर्वाधिक प्रासंगिक दृष्टिकोण है। मॉरिस का दृष्टिकोण सर्वाधिक प्रासंगिक दृष्टिकोण है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन बता दिया कि इतिहास को विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु मानते हैं। विश्लेषण विभिन्न समस्याओं का किया है, जिसमें नारी समस्या सर्वाधिक प्रमुख है। नारी समस्या सर्वाधिक प्रमुख है। ठीक है, और इस उपन्यास में नारी की समस्या और इसके समाधान पक्ष पर बहुआयामी चिंतन किया है, और ऐसा चिंतन उन्होंने विभिन्न चरित्रों के माध्यम से किया है जो कि एक विशिष्ट दृष्टिकोण का निर्वाह करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बात बताएंगे। ठीक है, फिर ये बताएंगे पहले प्रेस्त और माताल वृक्ष का एक साथ एग्जाम्पल देंगे, फिर बौद्धकालीन दृष्टिकोण देंगे, बोलेंगे चिवुक का दृष्टिकोण, और वो क्या करता है, वो साधारणतः उन दृष्टिकोण के साथ है जो कि नारी को त्याज्य मानते हैं। ठीक है, भले बौद्ध दर्शन, समझिएगा, भले बौद्ध दर्शन अब उस समय के दर्शनों में बड़ा क्रांतिकारी था, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, सभी प्रकार के वर्ण आइए, ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होइए, वो ये मानता था, लेकिन नारी के प्रति उसकी भी स्थिति एकदम कह सकते हो यथास्थितिवादी। ठीक है, नारी की जैसी स्थिति रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, की फर्क पैदा टाइप का, तो ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, फिर भाई ये दिव्या के माध्यम से दिखाया। ठीक है, मॉरिस वाला आप प्रॉपर डिटेल में लिखेंगे, मॉरिस वाला प्रॉपर डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो मॉरिस का पूरा आप एक दो पैराग्राफ ढंग से लिखेंगे। ठीक है, कि आध्यात्मिकता से रहित भौतिकवादी दृष्टिकोण है। इसका मानना है नारी का उद्देश्य निर्वाण न होकर, ध्यान रखिए ये पूरा लाइन है, निर्वाण न होकर सृष्टि की प्रक्रिया में दायित्व निभाना है, जो दायित्व उसे स्वयं प्रकृति ने दिया है। त्याज्य मानना प्रकृति के नियमों की उपेक्षा करना है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने नारी को आकर्षण दिया है तथा आकर्षित होकर सृष्टि की प्रक्रिया में, ताकि पुरुष आकर्षित होकर सृष्टि की प्रक्रिया में योगदान दे। फिर जब दिव्या भी स्वतंत्र होकर वेश्या यानी अंशुमाला बनने का निर्णय लेती है, तो मॉरिस बताता है कि ये स्वतंत्रता नहीं बल्कि भयानक परतंत्रता है। यह अकेला व्यक्ति है जो मूल कारणों की पहचान करता है। तो ये सब आप प्रॉपर डिटेल में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, दिव्या उपन्यास में मॉरिस के नारी संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत कीजिए। क्या यह दृष्टिकोण उपन्यास यशपाल के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? तार्किक उत्तर दीजिए। यही लिखना है यहाँ से यहाँ तक, यही हो जाएगा कि विभिन्न दृष्टिकोण हैं। आप इस बात बताएंगे कि विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसमें मॉरिस का दृष्टिकोण सबसे आप कह सकते हो भौतिकवादी और आधुनिकतावादी है। और आप दृष्टिकोण बता दोगे कि न केवल नारी की समस्याओं को देखता है, बल्कि उनके मूल कारणों की पहचान भी करता है, पड़ताल भी करता है। वही बताएंगे कि त्याज्य मानना ये प्रकृति के नियम का विरोधी, ये सब वो सब सारी बातें आप बताएंगे। देखिए पूरा चारवाक दर्शन का समर्थक है, त्याज्य मानना, वही सब सारा डायरेक्ट वही सब सारी बात लिख देंगे, है ना। तो यही कहता है दिव्या में मॉरिस की नारी दृष्टि यशपाल, मैं बस ये बता रहा हूँ, ये मुझे करवाना नहीं है क्वेश्चन, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, दिखा। अंततः कंक्लूजन क्या है? नारी दृष्टि यशपाल, मॉरिस की जो दृष्टि है वो यशपाल की दृष्टि है। नारी और पुरुष का संबंध कैसा होना चाहिए वो बता रहा है। तो कह रहा है नारी को न तो निर्वाण जैसे मिथ्या सुख चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति नहीं चाहिए, न से कुल वधु जैसे दिखावटी सम्मान चाहिए। तो दोनों चीज नहीं चाहिए, न निर्वाण के मिथ्या सुख, न कुल वधु का दिखावटी सम्मान। वह सीरो की तरह, याद आ गया ना महोदय को, सीरो की तरह अधिकाधिक पुरुषों का भोग भी नहीं चाहती है। सिरुवा क्या करती थी? पूरा अधिकाधिक पुरुषों का भोग चलती थी। न ही माताल वृक्ष जैसी निगाह रखने वाले व्यक्तियों के हाथों भोग्या होनी चाहती है। नारी ये भी नहीं चाहती, न तो खुद भोग करना चाहती है, न भोग्या बननी चाहती है।
वह एक सहज व्यक्ति के रूप में अस्तित्व चाहती है जिसके अधिकार और दायित्व पुरुष साथी के समकक्ष हों। पुरुष को अपना आश्रय मानकर बोझ ना बनना चाहती है, न साध्य मानकर अपना व्यक्तित्व खोना चाहती है। समता मूलक और समरसता मूलक संबंध चाहती है, ठीक है, जिसमें दोनों एक दूसरे को आश्रय देकर जीवन के संघर्षों में सहभागी हों। तो ये ध्यान में रखना है आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो हमने दिव्या के भी जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वाले कर लिए, बाकी सारे क्वेश्चन इसी कंटेंट से आपके हो जाएंगे। जो भी एक दो अगर छूटे भी हैं तो आप चाहें तो इसे कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा करा दिया, इसमें इतना नहीं कराना चाहिए था, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग मैलांचल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैलांचल स्टार्ट करेंगे, मेरे हिसाब से एक बार देख लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देख लेंगे मैलांचल का, एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको और अच्छे से जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।